दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदी सीरीज में मैं आपको इस समय समास पढ़ा रहा हूं। मैंने इसके पहले वीडियो एक आपको दिया है जिसमें समास को बहुत अच्छे से समझाया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि समास क्या है, समस्त पद क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समास से परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ समास और संधि में अंतर भी बताया। तो यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देख लीजिए, जिससे आपको समास बहुत अच्छे समझ आए। मैंने उसमें बताया कि समास के कितने प्रकार हैं, कहाँ पे उन प्रकारों में कहाँ पे पूर्व पद होता है प्रधान, कहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है, कहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, कहाँ पे कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यकीन मानिए, अगर समास से 5 प्रश्न आ रहे हैं तो कम से कम 2 प्रश्न तो सिर्फ उसी वीडियो से आएंगे, जबकि वो सिर्फ 20 मिनट की वीडियो। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करिए। आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आप पहले कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद समास के प्रकार पढ़ लेंगे। ठीक है। यदि आप लेखपाल वीडियो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या एमपीएसआई या स्टेट की कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी कर रहे हो, टेट हो, सीटेट हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास क्या होता है। सबसे पहला, ये समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें ये पहला भेद है अव्ययी भाव समास। दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। पूर्व पद होता क्या है, आपको एक बार और समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यथाशक्ति, यथाशक्ति यहाँ पे लिखा है, तो ये जो पहला पद हुआ ये होगा पूर्व पद, और ये जो दूसरा पद हुआ इसे कहेंगे उत्तर पद। किसी भी आप कह सकते हैं, किसी भी समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, यानी कि जो पहला होगा उसे कहेंगे पूर्व पद और जो दूसरा होगा उसे कहेंगे उत्तर पद। और जब पूर्व पद और उत्तर पद मिल जाते हैं तब उसे कहेंगे समस्त पद। आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं अव्ययी भाव समास क्या है। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्यय क्या होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लिंग वचन इन सब चीजों का अव्यय में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता अव्यय को। अभी हम यहाँ पे मोटा मोटा आपको अव्यय के बारे में बता दिए हैं। बाकी एक स्पेशल क्लास होगी, एक टॉपिक होगा अव्यय का, उसमें आपको बताएंगे और परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि आवृत्ति होती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। ये नियम आपको रटना नहीं है, यानी कि कुछ भी आपको मेरे क्लासों में रटना नहीं है। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही क्लास और होगी वैसे ही आपको सारा पूरा एकदम पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे समझ आने वाली है। ठीक है। तो प्रथम पद अव्यय होगा। आप कैसे पहचानेंगे अव्ययी भाव समास है, क्योंकि परीक्षाओं में आता है कि यथार्थ, एक शब्द दे देगा यथार्थ और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा समास, तब आप बताएंगे, क्योंकि आप इसकी पहचान जान गए हैं। जब आप पहचान जानेंगे तभी न बता पाएंगे कि ये कौन सा समास है। तो समास को पहचानना भी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे प्रथम पद अव्यय होगा, उपसर्ग का प्रयोग होगा, एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। चलिए देख लेते हैं। ये जो यथा है ये है उपसर्ग, यथा उपसर्ग, यहां भी यथा है, उपसर्ग हो गया। प्रति उपसर्ग है, प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग है, आजन्म में आ क्या है, उपसर्ग है। तो समझ रहे हैं आप, अव्ययी भाव का कोई भी उदाहरण अगर कोई आपको देगा तो वहां पे 3 कंडीशन होंगी। पहला अव्यय हो सकता है, दूसरा उपसर्ग हो सकता है, तीसरा उसकी आवृत्ति होती, उसी शब्द की आवृत्ति होती। जैसे धड़ाधड़, यहाँ पे धड़ धड़ की आवृत्ति हो रही है, घर घर, घर घर की आवृत्ति हो रही है, रातों रात, यहाँ पे रात रात की आवृत्ति हो रही है। समझ रहे हैं आप, एक एक इसमें आवृत्ति हो रही। तो आपको मुख्यतः यही 2 चीजें याद रखनी है कि शब्द की आवृत्ति हो और उपसर्ग अगर लगा हो किसी शब्द में तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। उदाहरण के माध्यम समझ लेते हैं। यथाशक्ति, इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ऐसे ही यथाक्रम में क्या होगा, क्रम के अनुसार।
यथार्थ में क्या होगा, अर्थ के अनुसार। ठीक है, आपको यहाँ पे परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है कि यथाशक्ति का समास विग्रह करिए, तब आप क्या करेंगे, यथाशक्ति में आप कहेंगे सत्य के अनुसार। ठीक, ऐसे ही कर्म क्रम के अनुसार, अर्थ के अनुसार। प्रतिदिन में क्या कहेंगे, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष में क्या कहेंगे, प्रत्येक वर्ष। आजन्म में क्या कहेंगे, जन्म से लेकर। यहाँ पे आ का मतलब हुआ परे। ठीक, तो जन्म से लेकर, आजन्म का क्या होगा, जन्म से लेकर। आपको यहाँ पे अर्थ नहीं बताना है। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था दशानन, उसमें 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया थे, आपको वहां से समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, आज मैं फिर आपको बता देता हूं कि प्रश्न परीक्षा में आया, यूपीएसआई का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, परीक्षा में आया दशानन में कौन सा समास होगा, सॉरी दशानन का समास विग्रह करिए। तो वहां पे हुआ क्या, 3 ऑप्शन आया कि 10 है जिसके आनन, दूसरा 10 है जिसके मुख, तीसरा 10 है जिसके सिर। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि आनन का मतलब होता है मुख। तो सर वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि आनन का मतलब क्या होता है, मुख होता है। एक ऑप्शन खत्म आपका। दूसरा जब जो 2 ऑप्शन बचे हैं, 10 है जिसके आनन और दूसरा क्या होगा, 10 है जिसके मुख। तो दशानन आनन का मतलब मुख होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, समास विग्रह करना है, इसलिए आपको अर्थ नहीं बताना है। यहाँ पे आपको समास विग्रह करना है, इसलिए वहां पे लिखा जाएगा 10 है जिसके आनन। ठीक, समझ रहे हैं। ऐसे ही आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नील कमल हो गया। तो नील कमल में क्या है, नील है जिसके कमल। ठीक, ये नहीं होगा नीला है जिसके कमल, नहीं नहीं नहीं, ये नीला नहीं होगा। यहाँ पे आपको नील का मतलब नीला अर्थ नहीं बताना है। जो समास लिखा है, जैसे नील कमल लिखा है, तो आप यही बताएंगे कि नील है जिसके कमल, नीला नहीं कहेंगे। गलती से भी मत कहना, नहीं तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम में फंसाने के लिए उसका अर्थ भी दे देता है और समास विग्रह भी दे देता है। तो आपको समास विग्रह करना है, ना कि अर्थ बताना है। आशा है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे समझाया लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिवर्ष में, प्रत्येक वर्ष, आजन्म में, जन्म से लेकर। ठीक, यहाँ पे आवृत्ति हो रही, इन उदाहरणों में आवृत्ति हो रही, यहाँ पे मैंने उपसर्ग के रूप में बताया है। ठीक है, धड़ाधड़, तो यहाँ पे धड़धड़ की आवाज के साथ हो जाएगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, धड़धड़ की आवाज के साथ। ऐसे ही घर घर में क्या होगा, प्रत्येक घर। ठीक, रातों रात में, रात ही रात में, एक एक का, एक के बाद एक। अगर एक एक की जगह दे दे एकाएक, एकाएक का मतलब भी तो एक एक होता है। एकाएक का मतलब क्या होगा, रात एक के बाद एक। ऐसे ही दिनों दिन में, दिन ही दिन में, हाथों हाथ में क्या होगा, हाथ ही हाथ में। ठीक, आपको समास का समास विग्रह सिखाया गया है, मैंने आपको बताया। अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे ये भी बताया। यहाँ पे आपको दिखाते हैं समास और संधि। अगर एक एक को जोड़ेंगे, यहाँ पे एक एक 2 शब्द हैं, अगर इसका संधि कर देंगे, तो आपने मेरा संधि वाला वीडियो देखा होगा, वहां पे मैंने आपको बताया है कि एक एक मिलके क्या हो जाएंगे, एकाएक। तो संधि में एकाएक हो जाएगा, वहां पे एकाएक होगा और यहाँ संधि में एकाएक हो जाएगा। ठीक, तो आपको अव्ययी भाव बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले समास के अगले प्रकार की बात करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे द्विग समास क्या होता है। समास का दूसरा प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, द्विग समास। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। यहाँ पे उत्तर पद जैसे पूर्व पद क्या हुआ, 9 संख्यावाचक है, और ग्रह यानी कि उत्तर पद ये क्या होगा, प्रधान। प्रधान से तात्पर्य क्या होता है, जैसे आप केवल 9 कहेंगे तो आपको कोई बात समझ आ रही, नहीं आ रही। अगर हम ग्रह भी कह देंगे तो आपको पता चल रहा है कि ग्रह ही प्रधान, क्योंकि आपको जब तक ग्रह नहीं पता चलेगा तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि 9 ग्रह है, 2 ग्रह है, 5 ग्रह, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक, ऐसे है दोपहर, तो यहाँ पे पहर क्या है, पहर प्रधान है, यानी कि आपको पहर की जानकारी हो रही है कि दोपहर है। ऐसे ही समझ गए आप कि प्रधान का मतलब कि उस शब्द का ज्यादा वेटेज होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया। ठीक, यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है द्विग समास में और पूर्व पद
संख्यावाचक होता है। सिर्फ संख्यावाचक हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे समूह के साथ संख्यावाचक होता है, यानी कि समूह का बोध हो। जैसे समूह का बोध हो रहा है 9, 2, पंच, त्रि, तिराहा, चौराहा, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, तो समूह का बोध होगा। ये सबसे आसान समास का प्रकार आप मान सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं कि यहाँ पे द्विग समास में समूह का बोध होगा। ठीक है, और उत्तर पद प्रधान होगा, पूर्व पद संख्यावाचक होगा, संख्या समूहवाचक होगा। ठीक, आपको ये उदाहरण समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ से कुछ प्रश्न बताते हैं जहां से आपको कंफ्यूजन हो जाता है, आप परीक्षा में गलत भी कराते हैं। ठीक है, 9 ग्रह, इसका समास विग्रह होगा 9 ग्रहों का समूह। दोपहर में, दोपहर का समास विग्रह होगा 2 पहरों का समाहार। समाहार मतलब भी समूह ही कह सकते हैं, लेकिन मैंने समाहार इसलिए लिख दिया जिससे आपको पता चले, कहीं आप परीक्षाओं में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, समाहार का मतलब समूह ही आप मान के चलिए। पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों का समूह। सब में समूह की बात हो रही है, इसलिए क्या होगा, द्विग समास होगा। त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार या 3 भुजाओं का समूह, द्विग समास। तिराहा 3 राहों का समूह। ठीक है, ऐसे ही चौराहा 4 राहों का समूह। अब हम लोग देखेंगे परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं। क्यों लाया हूं? क्योंकि आप यहां से कंफ्यूज होते हैं, आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर कर देंगे कि वो द्विग समास है कि बहुव्रीहि समास है। ठीक, एक शब्द है चतुर्भुज। अगर मैं आपसे पूछूं चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, अगर आपको समास पहले से पता नहीं है तो आप यही समास द्विग समास करके चले आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे चतुर मतलब 4 की बात हो रही, भुज मतलब भुजाओं की बात हो रही, तो आप कहेंगे कि चतुर्भुज में द्विग समास होगा। आपकी बात एकदम सही भी है, लेकिन अगर परीक्षा में 4 ऑप्शन दे दे, पहला बहुव्रीहि समास, दूसरा द्विग समास, और ऐसे ही 2 समास और दे दे, आपको डाउट यहां पे होगा। क्योंकि अभी मैं आगे आपको बहुव्रीहि समास पढ़ाऊंगा, जिसमें बताऊंगा चतुर्भुज का मतलब होता है भगवान विष्णु, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है चतुर्भुज का मतलब। लेकिन अगर परीक्षा में ये आ जाए, ये परीक्षा में पूछा गया उदाहरण है, अगर केवल चतुर्भुज आएगा तो आप बहुव्रीहि करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी। ठीक, अगर मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, राम ने चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज बनाया। अब यहाँ पे राम चतुर्भुज बना रहा है, यहाँ पे चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज ही होगा कि चतुर्भुज बना रहा है। तब अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए तब आप द्विग समास सही करेंगे। कौन सा समास? द्विग समास, क्योंकि यहाँ पे अब चतुर्भुज बनाने की बात की जा रही है कि मैंने बना दिया चतुर्भुज। ठीक है, लेकिन जब केवल प्रश्न है कि चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, तब आप क्या कहेंगे? बहुव्रीहि, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब भगवान विष्णु होता है। यहाँ पे किसी तीसरे पर्सन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। जब मैं बहुव्रीहि समास पढ़ाऊंगा तब आपको और कई सारे उदाहरण पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। बहुव्रीहि और कर्मधारय को लास्ट में रखा है, वहां से आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो मैं इसको आपको बाद में पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा? जब ये सारे समास आप पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुव्रीहि और कर्मधारय ये दोनों को रिलेट करते हैं और दूसरे समासों से। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे द्वंद्व समास। इसलिए देखेंगे कि द्विग और द्वंद्व में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग अभी यहीं पे अच्छे समझ लीजिए कि द्विग क्या है और द्वंद्व क्या है। ठीक दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण समास का प्रकार है द्वंद्व समास। यहाँ पे आपको एक रटी रटाई बात बताई गई है कि 2 शब्दों को योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए, वहां पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। जबकि हर जगह ऐसा लागू नहीं है। योजक चिन्ह यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसे अपना पराया, पाप पुण्य, तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण मैं दूंगा आपको, जैसे देवासुर हो गया, यहाँ तो योजक चिन्ह लगा नहीं है। ठीक, ऐसे ही धर्माधर्म हो गया, यहाँ भी योजक चिन्ह नहीं लगा है। तो मैं आपको एक उदाहरण ये देता हूँ 25, यहाँ भी योजक चिन्ह नहीं लगा है।
तो आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप इसको अब ऐसे इस तरीके से समझना छोड़ दीजिए। योजक चिन्ह वाला परीक्षाओं में अब इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं आते हैं। अब कुछ एग्जामिनर नया दे रहे हैं, आप नया सीखिए। नया क्या है, आपको ये तो पता है दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। मैंने कल की क्लास में बताया द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, द्विग में द्वितीय पद प्रधान होता है यानी कि उत्तर पद, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, तीसरा ही पद प्रधान हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको आप पहचानेंगे कैसे? जब मैं कह रहा हूं कि योजक चिन्ह से आपको नहीं पहचानना है, तब आप पहचानेंगे कैसे? तो विग्रह करने पर, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे शब्द का, और अथवा या ऐसे शब्द आएंगे, आप बस इतना याद रख लीजिए, और अथवा या, बस ऐसे ही शब्द आएंगे, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे अपना पराया, अपना पराया योजक चिन्ह द्वारा जुड़ा है। ठीक है, आपका रूल फॉलो हो रहा है अभी, योजक चिन्ह द्वारा जुड़ा है अपना पराया, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? अपना या पराया। तो क्या आया? या। इसका कोई भी उदाहरण लेंगे आप, चाहे जो उदाहरण लेंगे, आपको मैं यहाँ का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, यहाँ का रूल समझा रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा? मैं आपको उदाहरण कितने समझा सकता हूँ, जितने बोर्ड में आ सकते हैं, 10 समझा सकता हूँ, 20 समझा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। उदाहरण आप इनको रट नहीं सकते हैं, आप इनको समझिए। समझेंगे तो एग्जामिनर कोई भी प्रश्न पूछ ले तो आपको आ जाएगा। ठीक, पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, ऐसे ही राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। लेकिन यहाँ पे तो 25 आ गया, और 25 में कैसे होगा द्वंद्व समास? अब मैं आपको बता रहा हूँ, 5 और 20, 25 का समास विग्रह कैसे करेंगे? यही तो कहेंगे ना कि 5 और 20, 10 और 15, यही कहेंगे ना। यहाँ पे बस एक नियम फॉलो होता है, और परीक्षा में एक बार घुमा के प्रश्न पूछा भी गया है कि आपको आपका जो ये पूर्व पद होगा, यानी कि पहले वाला पद होगा, ये छोटा होगा। ये कैसा होगा? छोटा, और ये बड़ा। यानी कि अगर कहे 75 लिख दे, 75, तो आप 50 और 25 नहीं लिखेंगे, नहीं, 25 और 50 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 25 और 50, यानी कि छोटा वाला पहले लिखेंगे। ठीक है, ये नियम है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ऐसे ही धर्माधर्म में योजक चिन्ह नहीं आया है, यहाँ पे धर्म या अधर्म यह आया है। आपको ये नियम पता होना चाहिए, विग्रह करने पे क्या आएगा? धर्म या अधर्म। ऐसे ही देवासुर में भी नहीं आया, योजक चिन्ह देवासुर में भी नहीं आया, तब भी ये क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ विग्रह करने पर और, अथवा, या आदि शब्द आते हैं। ठीक, देवासुर में देव और असुर, तो दोनों शब्दों को और से जोड़ा जा रहा है, या से जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। आशा है आपको समझ आ गया होगा द्वंद्व समास। बाकी योजक चिन्ह जिसमें आता है वहां पे क्या होता है? ज्यादातर विलोम होते हैं, जैसे दिन का रात, लाभ का हानि। ठीक है, तो ये जो विलोम होता है ये 90% काम करता है, 10% फिर भी नहीं काम करता है, 100% काम करता है आपका ये वाला नियम। तो आप अगर ये नियम याद रखें कि इनको और, अथवा, या दोनों शब्द जब आप समास विग्रह करेंगे तो दोनों शब्द इन तीनों शब्दों से जुड़ जाएंगे। ठीक, इनको ऐसे जोड़ा जाएगा, तब होगा द्वंद्व समास। ये आपका रामबाण नियम है, आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपको ना विलोम शब्द वाला नियम याद रखना है, ना ही योजक चिन्ह वाला, ना ही कुछ, बस एक नियम। ठीक, और इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद, यानी कि ये भी प्रधान, ये भी प्रधान। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दोनों पद यहाँ पे प्रधान होते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोगों की शिकायत रहती है कि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, तो मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करके आपको कम टाइम वाला वीडियो देना चालू कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट नहीं बचता है, इसलिए मैंने क्या किया है कि आपको 3 समास इस क्लास में आपको अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और द्विग समास, ये तीनों एक साथ पढ़ सकते थे, ये तीनों एक साथ समझ सकते थे, इसलिए आपको समझाया गया। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कर्मधारय, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये दोनों आपको एक साथ ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ से आपको बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। जब दोनों मैं बताऊंगा, दोनों में अंतर करके आपको समझाऊंगा ये दोनों, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब बचा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास
एक पूरी क्लास की टाइमिंग लेगा। वहां पे हम लोग 6 कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तत्पुरुष समास में। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसको एक स्पेशल वीडियो में आपको दूं, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में तत्पुरुष समास के प्रकारों से भी प्रश्न आने लगे हैं। तो आपको ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि तत्पुरुष समास मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में दूंगा और आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आजकल तत्पुरुष समास के जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, जो 6 भाग होंगे, 6 भाग कारक विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग होंगे। तो वो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो यानी कि इसके बाद तत्पुरुष समास यहाँ पे ये बता के तत्पुरुष समास समझाऊंगा। तो दोस्तों आप हमें बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। आप ये बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि आप परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहिए। हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं आपसे बार बार बताता हूँ। और हिंदी अगर आपने पढ़ ली तो एग्जाम जब आप देने जाएंगे तब आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आपको हिंदी नहीं तैयार है तो आपको लगेगा कि हिंदी ही नहीं तैयार है तो और सब तैयार होके हिंदी से स्कोर मेरा कम हो जाएगा। इसलिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी किसी भी एग्जाम देने से पहले ही तैयार करके रखिए। तो कोई फॉर्म, जैसे कोई फॉर्म आया तो उसके पहले ही तैयार कर लो हिंदी, जिससे आप जब फॉर्म भरे तभी कॉन्फिडेंस में रहे कि हाँ ये मेरा निकल जाएगा, क्योंकि हिंदी मेरी कंप्लीट है और हिंदी में मैं पूरे नंबर ला सकता हूँ। ऐसे ही कोई दूसरा विषय भी बना लीजिए जो कंप्लीट हो, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ठीक। तो वो दो विषय जब आपके किसी फॉर्म भरने से पहले ही कंप्लीट होंगे तब आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम्स में पूरे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम लगातार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।